हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वैद्य मोहिनी दाते फ्रॉम विश्वार्ता आयुर्वेद क्लिनिक। आज हम जानेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी वैसे तो बहुत ब्रॉडर टर्म है, लेकिन आज हम उसमें लक्षण, उसके कारण और उसकी चिकित्सा के बारे में जानेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए एंड तक, तो आपको सारी जानकारी चिकित्सा तक आपको मिल सके। तो हम लोग सबसे पहले पीसीओडी के बारे में जानेंगे। पीसीओडी मतलब क्या होता है? तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़। ये तो बहुत ब्रॉडर टर्म हो चुका है। एक्चुअली इसमें बहुत सारे सिम्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे अदर्स फीचर्स मतलब अदर ऑर्गन भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होने लगते हैं। तो हम लोग पहले तो पीसीओडी इन महिलाओं में क्या तकलीफ़ होती है और महिलाओं में आजकल क्यों बढ़ रहा है, इसका थोड़ा पहले जानकारी लेते हैं। जैसे पीसीओडी जो बोलते रहते हैं कि मेरे सोनोग्राफी में भी पीसीओडी मिला है, हर मतलब यंग गर्ल्स में भी पीसीओडी मिलते रहता है। तो ये सब ज़्यादा तौर के आजकल जो भागा दौड़ी की ये हैं, तो उसमें ज़्यादातर पाया जा रहा है। तो इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया, एग्जर्शन मतलब बहुत एग्जर्शन हो गया। और कोई 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 बोलता है कि जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, अगर एक्सरसाइज करने के वजह से भी हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, तो ये इसका क्या कारण है, हम लोग क्या गलत कर रहे हैं और क्या हमें खाने में गलत चीज़ें फॉलो हो रही है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो इसका सबसे पहला तो कारण हमने जाना कि हमारा जो आहार विहार होता है, जैसे आहार में हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी डाइट रखते हैं खाने में। अगर ज़्यादा पित्तवर्धक आहार खाते हैं, जैसे अभी जो ऋतु चल रहा है, जो समर चल रहा है, उसमें हमने क्या खाना चाहिए, शीतल द्रव्य ज़्यादा खाने चाहिए। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में जो चेंजेस आते रहते हैं, दोष का दृष्टि जो होता है और धातु की दृष्टि होने के वजह से गर्भाशयगत जो वात होता है, उसमें दृष्टि उत्पन्न होने से वो वात दोष, जो बढ़ा हुआ वात दोष होता है, वहाँ पे स्थित कफ और रक्त दोष को भी विच्छेद कर देता है और पित्त को साथ में लेकर योनि व्यापद जो आयुर्वेद में बोला गया है, अरजस का जो हम लोग बोलते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग टू, जिसमें गर्ल्स में या वुमेंस में पीरियड्स आने में डिले होता है या तो पीरियड्स आते ही नहीं है, ये सिम्टम्स होते रहते हैं। तो ये चीज़ें डेवलप होती है। तो उसके अदर भी कॉजेस है, जैसे हमने सुबह कितने बजे उठना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जैसे 9-10 बजे उठेंगे, उसके बाद फिर का नाश्ते में भी मैगी पास्ता वगैरह ऐसी चीज़ें खाएंगे जो हेवी टू डाइजेस्ट होती है। और फिर खाने का टाइम उनका चेंज होता है, जो पित्त काल में खाने का होता है। फिर रात में भी जैसे 10-11 बजे तक जागरण हो जाएगा, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। तो इस चीज़ों के वजह से जो बॉडी में स्थित समदोष रहते हैं वो एग्रीवेट होते हैं या दूषित होते हैं और बॉडी में सिम्टम्स डेवलप करते हैं। तो अब हम जान रहे हैं कि गर्भाशयगत दोष के वजह से पीसीओडी जैसे सिम्टम्स आने लगे हैं। तो हम लोगों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठ जो बोला गया है कि सुबह उठना चाहिए। तो इससे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म जो रहता है वो अच्छे से बना रहता है और सुबह जल्दी उठने के बाद हमारे मलमूत्रादि क्रिया भी अच्छे से होते हैं। उसके बाद जो भूख लगती है, उसके बाद हम जो ब्रेकफास्ट करते हैं, जो पथ्यकर हो, उसके बाद हमें प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए। फिर जो भी आपका डेली रूटीन हो, हम नहीं बोलते हैं कि आप वर्क मत करो, जो भी डेली रूटीन हो, वर्क करने के बाद शाम में भी आप 8 बजे तक या 8 बजे के पहले ही खाना खाएं तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आपको 2 घंटे का जो समय मिलता है, आप उसमें शतपावली करें, वॉकिंग जो बोलते हैं, बहुत स्टर्नस नहीं, स्लो चलना है, शतपावली बोला गया है। वो करने के बाद आप सोए। उसके बाद आपकी 6 घंटे की, मतलब एल्डर्स में 6 घंटे की नींद हो, 7 घंटे की भी चलेगी। वो नींद होने के बाद आप प्रॉपर रूटीन से अगर ये सब फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेगी। और हो गया, दूसरा हो गया कि स्ट्रेस फैक्टर, जैसे बच्चों में भी, जैसे हम बोल रहे हैं कि गर्ल्स में भी बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, तो बच्चों में भी, गर्ल्स में भी स्कूल में जैसे पढ़ाई का टेंशन हो गया, फिर कोई कंपटीशन में स्ट्रेस हो गया, इस चीज़ों का भी इम्पैक्ट हमारे बॉडी में पड़ता है। आयुर्वेद में वैसे भी मन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है कि अगर मन दूषित हो और उसमें अगर हम लोग कुछ खा रहे पी रहे हैं तो उसका दूषित जो दोष लगता है, उसके वजह से भी हमारे बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। और हमारी जो ग्रहणी में दृष्टि होती है, उसके वजह से अदर ऑर्गन में भी इम्पैक्ट होता है और हमें विकार उत्पन्न होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कारण में लेते हैं। कारण में बाकी सारी भी चीज़ें होती है, जैसे मैंने बोला कि स्पाइसी चीज़ें, तो अभी यही नहीं हो गया। फिर मैदा जैसी चीज़ हो गया जो हेवी टू डाइजेस्ट है, जो ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग
लेट उठने के बाद खा रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा खा रहे हैं, तो इसकी जो चीज़ों की वजह से बॉडी में इम्पैक्ट तो होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, मतलब हमेशा खाते हो नॉन वेज, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो आप ज़्यादा स्पाइसेस डाल के खा रहे हो, डेली खा रहे हो, तो वो मांस का पचन होने के लिए भी टाइम लगता है, और वो स्पाइसेस के वजह से पित्त और रक्त की दृष्टि होने के बाद स्किन में भी ज़्यादा आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा कि स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, आपको पित्त का मतलब एसिडिटी वगैरह चीज़ें ज़्यादा हो रही है, पचन नहीं हो रहा है, ऐसी चीज़ें भी आपको दिखने लगेगी कुछ दिनों के बाद। तो आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। उसके बाद आप जैसे मैंने बोला कि लक्षण, तो लक्षण में क्या होता है कि पेशेंट बोलता है कि पेट फूले जैसा लगता है, एब्डोमेन डिस्टेंशन लग रहा है, पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं, जैसे डिले हो रहे हैं, कभी 21 दिन में आ गया, कभी 15 दिन में आ गया, कभी 2-2 3-3 महीने तक पेशेंट को पीरियड्स नहीं आ रही, ये चीज़ें होती रहती है। फिर उसके साथ साथ में ही अदर हार्मोनल इम्बैलेंस होने के वजह से, जैसे पफिनेस हो गया, फेस पे हो गया, नेक में स्वेलिंग जैसे लगने लगता है, ऑल ओवर बॉडी स्वेलिंग लगता है, ओबिसिटी जैसे सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं, गर्ल्स में हेयर ग्रोथ होने लगती है, लिप्स के वहाँ पे हेयर ग्रोथ होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक बार दूषित दोष और धातु को दूषित होने के बाद ये सारी चीज़ें बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ करके बाद में सिम्टम्स डेवलप करती है। तो इंटरनली यूएसजी जो रिपोर्ट होती है उसमें क्या डेवलप होता है, तो हम जो रेगुलर मंथली मेंस्ट्रुएशन फ्लो है, अगर वो अच्छे से हो, ब्राइट रेड कलर का हो, जो 5 डेज़ का जो टाइम है उसमें फ्लो रेगुलरली जो अच्छे से हो, जैसे ज़्यादा ना हो ज़्यादा कम ना हो, ऐसे हो तो ये तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन अगर वो वैसा नहीं होता तो वो ऊर्ध्वक जाता है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है गर्भाशयगत रक्त, जो मतलब गर्ल्स में जो अनमैरिड गर्ल्स है उसमें प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तो फिर वो मतलब कंसीव करने के अकॉर्डिंग टू कंसेप्शन नहीं करते हैं, तो वो जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है वो लोअर डाउनवर्ड्स जाना चाहिए, तो वो नहीं हो पाता है, वो ऊर्ध्वक जाता है। और वो जो ओवरी के साइड जो बोल रहे हैं, बायलैटरल जो गर्भाशय के साइड में दो हमारी जो ओवरी है, बीज है, वहाँ पे जो ओवरीज रहती है वहाँ पे कलेक्ट होते रहता है, तो वो सिस्ट जैसे गांठी जैसे कलेक्ट होने लगता है ब्लड, उसको हम सिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं। और वो आगे जाके उसमें पस कलेक्शन या तो ब्लड कलेक्शन होते रहता है, तो वो ब्रॉडर टर्म होके पीसीओडी में चेंजेस होते रहते हैं। तो ये थ्रू आउट द मतलब फर्स्ट टाइम में नहीं होगा, धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ेंगे, उसमें एक्यूमुलेशन होगा, फिर उसके बाद में आपको सोनोग्राफी वगैरह कराई तो फिर उसमें आपको पता चलता है कि पीसीओएस का ऐसा ऐसा चेंजेस मिल रहा है। या तो फिर जैसे यूजुअली आप यंगर चिल्ड्रंस में देखें तो बच्चों में पढ़ाई करने का मूड नहीं रहता है, थक जाते हैं, कंसंट्रेशन लो होता है, ये सारी चीज़ें भी इसमें होती है। और फिर एडल्ट्स में जो जैसे बोले वुमेंस जो वर्किंग है उसमें भी थकावट जल्दी से होना, चिड़चिड़ापन ज़्यादा होना, हेयर फॉल होना, ये सारी चीज़ें भी पीसीओएस में होती है, जो कि आयुर्वेद में और रजस का योनिपैपद में बोली गई है। आयुर्वेद में अगर आपको चिकित्सा करनी है तो फिर हम लोग जो नाड़ी परीक्षा करके वो पेशेंट की जो प्रकृति रहती है, जैसे वात पित्त कफ जो प्रकृति रहती है उसके अकॉर्डिंग टू करते हैं। जैसे वात प्रकृति के पेशेंट ने वातवर्धक आहार विहार ज़्यादा खा लिया तो उस वायु कुपित होके, वायु दुष्ट होके गर्भाशयगत जो कफ पित्त को दूषित करके डेवलप करता है। इसी तरह पित्त प्रकृति के पेशेंट ने ज़्यादा पित्तकर आहार विहार खा लिया, मतलब ज़्यादा स्पाइसेस खा लिए, ज़्यादा खट्टा खा लिया, तो वो भी वाइस वर्सा कफ और वात को बढ़ा के सिम्टम्स डेवलप करता है। यानी कफ वाले पेशेंट को भी यही है कि अगर आप स्लो मतलब चीज़ें मतलब ये कर रहे हो, जैसे सुबह लेट उठ रहे हो, उसके बाद में हेवी डाइजेस्ट वाले फूड खा रहे हो, फिर वीकली नॉनवेज ज़्यादा हो रहा है, आपका जो मांस का पचन होता है वो पचन भी होना चाहिए। जैसे सुबह भी नॉनवेज खा लिया, शाम में भी आप हेवी डिशेज खा रहे हो, तो बॉडी में उसको डाइजेशन करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, वो एक्यूमुलेट होते रहता है और उसी का मतलब दोष दूषित करता है, और वो बाकी के ग्रहणी को इम्पैक्ट करके बाकी के ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करने लगता है। तो ये सब प्रकार हम लोग जैसे आयुर्वेद में दोषों और धातु के अकॉर्डिंग टू ट्रीट करते हैं। तो वात जैसे आयुर्वेद में एक श्लोक दिया गया है कि स्नेहन से स्वेदन बस्त्यादि वातज्वस अनिलापहम कारेद रक्त पित्तघ्नम शीतम पित्रकृतासु श्लेष्मजासु च रुक्षोष्णम कर्म। मतलब स्नेहन स्वेदन जो बोला गया है, ओलिएशन और फोमेंटेशन थेरेपी, और उसके साथ वात शामन चिकित्सा करने से वात प्रकृति वाले जो पेशेंट होते और वातकर आहार विहार से जो योनि व्यापद होते रहता है, मतलब
तो उस इरेगुलर पीरियड जो बोलते हैं वो होता है, तो उससे उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। पित्तज प्रकृति वाले पेशेंट रहे तो पित्तज प्रकृति के पेशेंट को बोला है कि कारेद रक्त पित्तग्नम शीतम पित्तकृतासुच, मतलब शीतकर आहार विहार और रक्त पित्तग्न आहार विहार करना चाहिए वो पेशेंट ने, न कि जैसे स्पाइसेस वाली चीज़ें ज़्यादा खा ली हो, और पित्त दुष्टि को करने वाली चीज़ें ज़्यादा खा ली हो, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। फिर श्लेष्म जासूसा रुक्षोष्णम, मतलब वृक्ष ड्राई चीज़ें, जैसे बहुत ज़्यादा मॉइस्ट चीज़ें बहुत लोग खाने की, जैसे स्वीट ज़्यादा खाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा मॉइस्ट चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, फिर ठंडा होने के बाद खाना खाने की चीज़ें जिसको आदत रहती है, तो ये कफ प्रकृति में ज़्यादा पाया जाता है। तो वो अगर पर्सन ज़्यादा ही ये करने लगे तो उसका दोष दूषित होगा ही और ये सारे सिम्टम्स डेवलप हो गए। तो हम लोग उसमें रुक्ष और उष्ण बोला गया है, जो ड्राई होता है वो चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। ड्राई मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं, जैसे खाने में भी आपको क्या परहेज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रकृति, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे। तो वो चीज़ें आपको खानी चाहिए। और उष्ण मतलब वार्म फूड खाना चाहिए। अभी जो वायरल लोड है उसके अकॉर्डिंग टू भी आपको ताज़ा ताज़ा अन्न, सीधा पका हुआ, सात्विक मन से पकाया हुआ खाना चाहिए। वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन से मन से आपने ये खाना बनाया है और आप किस मनस्थिति में खाना खा रहे हो। जैसे आपने बहुत अच्छा खाना बना भी लिया हो लेकिन आपकी मनस्थिति ही खराब है, जैसे आप रोते हुए खा रहे हो, टेंशन में खा रहे हो, तो उसका भी दोष दूषित होता है और इसका भी इम्पैक्ट होता है। तो अभी जो बढ़ रहा है पीसीओडी, ये इसीलिए बढ़ रहा है कि हम लोग अपनी शरीर में, अपनी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं और अपनी लाइफ में बिजी होते जा रहे हैं। और एक चीज़ मुझे बोलनी थी, जैसे एक पेशेंट बोलते हैं कि हाँ मैंने एक्सरसाइज कर ली, मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ। तो कब करते हैं एक्सरसाइज? जब टाइम मिलेगा। वैसे एक्चुअली टाइम मिलेगा वैसे चलेगा, बट आप अगर खाना खा रहे हो शाम का, उसके बाद अगर आप जिम जा रहे हो तो उसका कुछ यूज़ नहीं है। आपके बॉडी में कुछ खाना नहीं, आपके स्टमक में कुछ खाना नहीं रहना चाहिए। आप योगा या कुछ भी एक्सरसाइज प्रीफर करते हो तो, क्योंकि हम लोग जो खा रहे हैं वो अगर शाखागत गया तो और भी दुष्टि करेगा आपको। सुबह उठने के बाद, इसीलिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग टू बोला है कि सुबह उठने के बाद आपको सब मलमूत्रादि क्रिया होने के बाद आपको योगा या तो एक्सरसाइज जो भी आप प्रीफर करते हो वो करना चाहिए। उसके बाद में जो रूटीन में आपको नाश्ता या तो फिर जो भी आप प्रीफर करते हैं वो खाना चाहिए। तो शाम में भी आपको, अगर सुबह टाइम नहीं मिल रहा है तो शाम में भी आपको मैं कहूँगी कि 2 घंटे प्रायर तो भी आपने खाना खाने के पहले एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे खाना खा लिया 10 बजे तक, मैंने देखा है कई बार कि जिम में जाते हैं लोग 10 बजे, उसका कुछ नहीं होगा, मतलब उससे दोष दूषित ही होंगे। और जैसे लोग बोलते हैं कि अभी मुझे टाइम मिला तो अभी मैंने किया, तो लेकिन मैंने किया तो, लेकिन उससे दोष दूषित होंगे और धीरे धीरे आपके बॉडी में वो चेंजेस आने लगेंगे। लोग बोलते हैं कि हम एक्सरसाइज करते तो भी हमारा वजन कम नहीं होता है। क्यों होगा? क्योंकि आप खाना खा रहे हो उसके बाद में कर रहे हो, तो इससे दोष दूषित होंगे, वजन कम नहीं होगा, क्योंकि ग्रहण ही दूषित हुई है। तो डाइजेशन स्लो होगा, मेटाबॉलिज्म रेट स्लो होगा, आपका रूटीन ही उल्टा चल रहा है, तो आपको कैसे मतलब रिलीज मिलने वाला है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो जैसे आप अगर शाम में प्रेफर कर रहे हो तो 2 घंटे प्रायर खाना खाने के पहले आप एक्सरसाइज कीजिए। और मॉर्निंग में कर रहे हो तो वेल एंड गुड। ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे, मतलब सुबह उठने के बाद जो भी आप मतलब प्रीफर करते हो वो करने के बाद अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो। जैसे अभी हम जानेंगे, जैसे चिकित्सा में मैंने जैसे बोला कि नाड़ी परीक्षा के अकॉर्डिंग टू हम लोग पेशेंट को चिकित्सा में ये करते हैं। लेकिन अगर ब्रॉडर टर्म में बोला जाए तो स्नेहन स्वेदन बस्ती, ये जो कर्म है, तो ये इसके वजह से हम लोग काफ़ी इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। जिस पेशेंट, कई पेशेंट में पेन वगैरह सिम्टम्स भी रहते हैं, तो वो भी हम लोग जैसे रक्तमोक्षण जैसे चीज़ों के वजह से हम लोग इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। फिर हो गई शमन चिकित्सा, तो ये वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग, तो जैसे जीरकाद्य अरिष्ट हो गया, दशमूला अरिष्ट हो गया, ये सारे आसव अरिष्ट का यूज़ करके, और अनंता मंजिष्ठा जैसे चूर्ण हो गए, काड़े चिराई जो हम लोग बोलते हैं इन जनरल टर्म्स में, शिवलिंगी जैसे बीज, ये सारी चीज़ें, सुरसा बीज मतलब तुलसी के बीज, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके अकॉर्डिंग टू प्रकृति हम लोग पेशेंट को काढ़ा या तो इसमें देने के बाद हम लोगों को रिजल्ट मिलता है। लेकिन उसमें पेशेंट को पथ्य फॉलो करना चाहिए, बहुत पेशेंसली लेना चाहिए। ये नहीं कि मुझे पीसीओडी हो गया तो मैं उसका ऑपरेशन करा के इसको निकाल देती हूँ। इस चीज़ से आपको इंस्टेंट रिलीज तो मिल जाएगा, लेकिन
आपको ये गारंटी नहीं रहेगी कि आपको फ्यूचर में भी नहीं होगा, क्योंकि बॉडी में जो आपने जमा के रखा है वो आपने निकाल दिया, लेकिन बॉडी में फिर से बनने की टेंडेंसी तो है ही, क्योंकि आपका जो रूटीन है आपने वैसे ही सेट करके रखा है। जैसे डाइट और आहार विहार जो बोलते हैं हम लोग, वो आपने अगर गलत ही सेट करके रखा है तो आपको बॉडी में फिर से होगा ही। जैसे किडनी स्टोन में भी आपने देखा होगा कि एक बार निकालने के बाद भी फिर से होता ही है, क्योंकि हमें रूट कॉज को निकालना है। और आयुर्वेद का यही मेन एम है कि हमको रूट कॉज को ट्रीट करना है, ना कि जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है उसको निकाल लो और फ्री हो जाओ। तो इससे कुछ नहीं होने वाला, उससे फिर से वो तकलीफ बढ़ेगी। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम भी आपको ये ऑपरेटिव वाली चीज़ें से अगर अवॉइड करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है सिस्ट का ग्रोथ, तो आप करवाइए ऑपरेशन। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ, जैसे अगर कम है या तो डेवलप नहीं हुए, प्रायर सिम्टम्स हैं, आप अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो आप अपना रूटीन सेट कीजिए। खाना पीना और एग्जर्शन और मेंटल जो पीस है वो आप फॉलो कीजिए। तो उसके वजह से आपको इस सारी चीज़ों में रिलीज़ मिलेगा। तो चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वात पित्त कफ जो मैंने बोला उसके अकॉर्डिंग टू हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो उसमें हम थोड़ा नाड़ी परीक्षा के बारे में भी जानेंगे। आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करते रहिए। और कुछ भी आपको सजेशन लगा हो, कुछ आपको पूछना हो, तो आप हमारे चैनल में कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू, बाय।